तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साधारण ब्याज के पार्ट थर्ड की। ठीक है, और दो पार्ट हमने बहुत अच्छे से कर लिए, पार्ट थर्ड के आज कंप्लीट ही कर देंगे। और जो किस्त से संबंधित प्रश्न है वो मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों के एक साथ ही करवा दिए। जो चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 5 है यूट्यूब पे भी सीकर कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, ठीक है ना। और चक्रवृद्धि ब्याज के 1 से लेके 5 पार्ट डाले हुए हैं मेरे, ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज बाय मनोज दानोदिया सर डाल देना, मेरी क्लास मिलेगी आपको। और पूरा जो है वो बिना फॉर्मूले के है, और साधारण ब्याज भी आपने पढ़ा है जो कि बिना फॉर्मूले मैंने पढ़ाया है। अब हम साधारण ब्याज की तीसरे पार्ट की बात करते हैं, यानी जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं वो सारे आ जाएंगे, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, ठीक है ना। और बहुत शानदार तरीके से हम करने वाले हैं। यदि किसी के डाउट आए तो अपना माइक ओपन कीजिए और मुझसे बात कीजिए। आवाज तो क्लियर आ रही है सभी को? विकास मान बताना एक बार देखें। आवाज क्लियर आ रही है ना? हाँ सर। चलो बढ़िया। अब देखिए करते हैं स्टार्ट। यहां पर अब दोस्तों यहां पर हम गुणा से रिलेटेड प्रश्न पढ़ने वाले हैं। किससे रिलेटेड? गुणा से। हालांकि मैं इसका क्वेश्चन जैसे बात कर रहा था ना अनुपात की, मैंने बताया था 5:7 हो या 7/5 गुणा हो, ठीक है ना, इस तरीके से। तो प्रश्न वही है लेकिन इसको स्पेशल करने वाले हैं अभी। तो जैसे यहां पर देखो गुणा से का मतलब ये हुआ कि कोई राशि है वो देखो 1 की दुगुनी हो सकती है, दुगुनी होने का मतलब 1 से 2 बन जाए। कोई राशि तिगुनी हो जाए मतलब 3 बन जाए, 4 गुणी हो जाए तो 4 बन जाए, ठीक है ना, 1 से 4। वहीं पे मान लो एक तो हो रही है राशि दुगुनी है, यहां पर क्या बोला? स्वयं की दुगुनी, मतलब यहां नाम आ जाए ना स्वयं का, कि कोई धन इतने इतनी दर से इतने समय के लिए स्वयं का दुगुना हो जाता है या स्वयं का तिगुना हो जाता है या स्वयं का 4 गुना हो जाता है। तब हम एक तो किसको मानते हैं? मूलधन को। और ये 2 या 3 या ये जो भी है ना, ये क्या है यहाँ पर? ये मिश्र धन है। आ रही बात समझ में? स्वयं का नाम आ जाए तब, ठीक है। तो ब्याज क्या बनेगा? ब्याज यहां पर देखो 1 से 2 बन रहा है तो ब्याज 1 हो जाएगा, यहां पर ब्याज हो जाएगा 2, यहां पर ब्याज कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बात समझ में शायद आ रही होगी। दूसरी बात आती है, जैसे मान लो कोई धन है वो स्वयं का दुगुना की बजाय क्या हो? साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज यहां पर क्या बोले? 1 से दुगुना बोले, ठीक है, 1 से तिगुना बोले, 4 गुना बोले, ठीक है। तो यहां पर साधारण ब्याज दुगुना हो रहा है ना कि धन दुगुना हो रहा है। तो ये जो 1 है वो तो मूलधन होगा और 2 क्या होगा? यहां पर ब्याज होगा, ठीक है ना। ये यहां पर 2 ब्याज होगा, 3 ब्याज होगा, 4 ब्याज होगा, ठीक है ना। और यहीं पे स्वयं का नाम आ जाए तो क्या है? ये दुगुना तिगुना ये क्या चीज आती है? मिश्र धन आती है। ये बात दिमाग में फीड कर लेना। उसके बाद दूसरी बात ये आती है कि सर यहां पर दुगुना तिगुना तो आजकल कम आता है और ये ज्यादा आता है क्या? जैसे आ गया सर 1 सही 1/4 गुना, ठीक है, या फिर आ गया सर 8/5 गुना, ठीक है, इतना गुना हो जाता है, या फिर कुछ भी कहें आप, ठीक है ना। इस तरीके का प्रश्न बनता है। तो यहां पर सबसे पहले आपको करना क्या? देखो इसको सरल करना है। 4 एकम 4, 4 और 1 कितना हो गया? 5, 5/4। इस 5/4 का मतलब क्या है? यहां पर देखो यदि नाम है स्वयं का, कि धन स्वयं का 1 से 1/4 गुना बोले चाहे 5/4 गुना बोले, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपका धन 4 रुपए है, धन कितना है? 4 है, तो वो कितना बन जाता है? यानी मिश्र धन कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। अब आपको कि सर ऐसे आपने 4 क्यों मान लिया? भाई मैं 1 भी मान सकता था। क्यों? जैसे मान लो मैं धन 1 रुपया मानता तो 1 का कितना गुना होता? वो 1 सही 1/4 गुना, यानी 1 का इतना गुना करें तो इतना ही हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 5/4 गुना हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि धन 1 है तो ये 5/4 होगा। और यदि इस धन को मैं 4 बना दूं
तो ये 5 बन जाएगा। कैसे? मैंने मान लो इसको 4 से गुणा कर दिया, तो इसको भी 4 से गुणा कर दो, तो ये तो बन गया 4, और 4 से 4 कटा तो ये कितना आ गया 5, यानी धन 4 से क्या हो गया 5 हो गया। शायद मेरी बात क्लियर हो गई होगी। वहीं पे मैं बात करूं कि 5 रुपए यदि धन है तो 8 रुपए क्या बन जाएगा, यहां पर मिश्र धन बन जाएगा। कब? जब यहां नाम आता है स्वयं का। इस नाम को पकड़ लेना, स्वयं का मतलब जो भी गुणा में आ रहा है लास्ट में वो क्या होगा, मिश्र धन आएगा। और वहीं पे यदि साधारण ब्याज धन का इतना गुणा हो जाता है तो वहां पर जो ऊपर वाली संख्या या फिर जो आने वाली संख्या है वो क्या होगा, ब्याज होगा। अभी बात करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होता ना, मैं दोस्तों चाहे आपको भले 100% करवा दूं, लेकिन डाउट क्लियर नहीं होगा तो आप उलझे रहोगे। और मेरी ऐसी आदत है नहीं कि आपके डाउट बचे, डाउट छोड़ने की आदत ही नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, मैं दोनों तरीके से एक साथ क्वेश्चन लूंगा। पहला क्वेश्चन तो ये लेता हूं कि कोई धन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यदि किसी के डाउट हो तो बीच में बोल देना, आवाज क्लियर नहीं आए तो बोल देना, ठीक है। साधारण ब्याज की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में स्वयं का दुगुना हो जाएगा, ठीक है। पहला प्रश्न तो ये बना। वहीं पे दूसरा प्रश्न ये बनता है, किसी धनराशि का किसी धनराशि का 8% वार्षिक साधारण ब्याज कितने समय बाद, एक मिनट दोस्तों, 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितने समय बाद उस धन का दुगुना हो जाएगा। अब यहां पर देखो दोस्तों, सवाल दिखने में सेम है लेकिन क्या चेंज है वो आपके पकड़ में आ जाएगा। और मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि सवाल दिखने में सेम होता है और ऑप्शन में इसका और इसका आंसर, दोनों के आंसर होते हैं और वो कंफ्यूज कर जाते हैं आपको। क्या भाई मेरी बात समझ में आई क्या आप लोगों के? अब देखिए दोस्तों, ध्यान से समझना। अब पहली बात तो सवाल में चाहे समय पूछे चाहे दर पूछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने पास देखो, मैं कहता हूं कि फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला कभी याद मत करो जो आपको कंफ्यूज करता हो, ठीक है ना। लेकिन एक फॉर्मूला आप भूलकर भी नहीं भुला सकते। कौन सा? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 बराबर ब्याज। फॉर्मूला आप भूलकर भी नहीं भुला सकते। आप तो बस भूल के दिखा दो, अपने आप याद हो जाएगा। सिर्फ क्या करना है, साधारण ब्याज के फॉर्मूले को भूलना है, अपने आप याद आ जाएगा। तो देखिए यहां पर सबसे पहला काम दर आपको दे रखी है, ठीक है। फिर बात आती है सर मूलधन क्या होगा और ब्याज क्या होगा, ठीक है ना। तो मूलधन कितना माने भाई, यहां पर देखो दुगुना हो रहा है, तो मूलधन यदि मैं 1 रुपया मान लेता हूं तो यहां पर क्या बोला, कोई धन स्वयं का दुगुना हो जाता है। यानी मूलधन यदि मैं 1 रुपया मानता हूं तो वो कितना बन जाता है, 2 बन जाता है। ये क्या बनता है, मिश्र धन। आ रही होगी बात समझ में, सर मैंने बता भी दिया। तो फिर ब्याज कितना बनेगा भाई, 1 से 2 बना तो ब्याज 1 रुपया हो गया ना। शायद मेरी बात आपके क्लियर हो गई होगी।
और इस दुगुना को आप 2/1 भी लिख सकते हो, यानी कि मूलधन यदि 1 रुपया है तो मिश्र धन कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, तो ब्याज कितना बना, 1 रुपया बना। ठीक है ना। अब बात आती है यहां पर फॉर्मूले की। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100 बराबर ब्याज। हालांकि इसमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये बेसिक फॉर्मूला है जो कि आपको याद रहता है। ठीक है, हमेशा याद रहता है, कभी भूल ही नहीं सकते, भूल कर भी नहीं भुला सकते आप। तो देखिए मूलधन कितना, मूलधन 1 रुपया, गुणा दर कितनी, तो दर आप कहोगे सर 8, गुणा समय कितना, समय ज्ञात करना है तो t मान लिया, बट्टा में कितना लिख दिया 100, और बराबर ब्याज कितना दे रखा है, ब्याज आ रहा है दोस्तों 1, चाहे यहां से लिख दो चाहे यहां से लिख, दोनों तरीके हैं, ये लिख दिया ब्याज 1। शायद अब किसी के डाउट नहीं होगा। इसी सवाल में मान लो हमें दर पूछी जाती और समय दिया होता तो समय की जगह समय का मान रख देते और दर की जगह r लिख देते हम। ठीक है ना। अब काट पीट शुरू कीजिए। 4 के पहाड़े से 2 बार कट गया, 4 के पहाड़े से 25 बार कट गया। अब ये 25 तो देखो बट्टा वाली संख्या है, वो उसके गुणा में चली जाएगी, तो t बराबर क्या आ जाएगा, ऊपर तो ये 25 आ जाएगा, और जो गुणा में 2 है वो कहां चला जाएगा, इसके भाग में चला जाएगा। तो 25 में 2 का भाग दिया, यानी 12.5% सॉरी 12.5 वर्ष का समय आ गया। समय पूछा है तो 12.5 वर्ष आ गया। और इसी सवाल में मान लो ये होता कि कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12.5 वर्ष में स्वयं का कितना दुगुना हो जाएगा, तो अपना आंसर क्या आ जाता, दर आ जाती 8% इसी से करने पर। ठीक है, तरीका वही। तो समय और दर के दोनों एक साथ मैंने सवाल बता दिए। अब इस सवाल में इसमें क्या फर्क है, देखो इसमें तो कोई क्या बोला, कोई धन स्वयं का दुगुना हो जाता है, यानी मिश्र धन बन जाता है, बल्कि यहां क्या बोला, किसी धनराशि का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज उस धन का दुगुना हो जाएगा। कहने का मतलब यदि 1 रुपया आपने किसी से उधार लिया है तो इसका ब्याज है ना, ब्याज कितना बन जाए, दुगुना हो जाए, मतलब धन का दुगुना कितना हो गया 2, ब्याज 2 बन जाएगा। और यहाँ मिश्र धन की बात करें तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, 1 + 2 यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, बात आती है वही, मूलधन कितना 1, गुणा दर कितनी 8, समय कितना पता नहीं t, बट्टा में 100, बराबर ब्याज कितना लिख दिया 2। अब की बार ब्याज 2 है। ठीक है ना, और पिछली बार ब्याज 1 था, बस यही फर्क है सवाल में, और कोई दिक्कत नहीं है। 2 के पहाड़े से कट गया 8 4 बार, और 4 से 100 कट गया 25 बार, बट्टा वाला 25 चला जाएगा इसके गुणा में, तो समय t का मान आ जाएगा 25 से कम 25 वर्ष का समय आ जाएगा। दोस्तों इतना सा फर्क है और कोई फर्क नहीं है, बस भाषा का ही फर्क है। शायद डाउट नहीं रहा होगा, और यदि है तो बता दीजिए जल्दी से, जल्दी करो। कमेंट करो भाई, जल्दी कमेंट करके बताएं। अब देखिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। यहीं पे दोस्तों यदि मैं इस सवाल में कोई धन 8% वार्षिक दर से इतना स्वयं का दुगुना की बजाय क्या कह देता हूं, यहां पर मैं कह देता हूं 7/5 गुना हो जाता है, हो जाए, तो फिर, और इसी में यहां पर दुगुना की बजाय मैं 7/5 गुना कर दूं। ठीक है, और समय दर है, और दर की जगह में
कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, ठीक है, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में स्वयं का 7/5 गुना हो जाएगा। और यहां पर यह 8% दर दे रहा हूं और समय पूछ लिया मैंने, ठीक है ना। दोनों सवालों के जवाब दीजिए आप लोग, लेकिन ये सवाल बता देता हूं मैं, जवाब आपसे नहीं लूंगा कि कैसे करना है। सबसे पहली बात देखो, यहां 7/5 गुना हो रहा है धन, तो 7/5 गुणे का मतलब क्या हुआ कि यहां स्वयं का गुणा बोल रहा है, मतलब नीचे वाले को यदि धन मानते हो, हमेशा नीचे वाले को मूलधन मानना आपको। यदि मूलधन 5 है तो मिश्र धन बन जाएगा। यदि स्वयं का नाम आ रहा है तो वो क्या बनेगा, यहां पर मिश्र धन बनेगा, ठीक है। मिश्र धन बन जाएगा 7। तो भाई ब्याज कितना बना, यहां पर ब्याज बन जाएगा 2 रुपया, ठीक है। बल्कि इस सवाल में क्या होगा, ये 7/5 गुना तो है, लेकिन किसका, किसी धनराशि का जो साधारण ब्याज है ना, वो धन का 7/5 गुना, यानी धन यदि 5 हो तो इसका 7/5 करें तो ब्याज कितना आएगा, 7 आएगा। यहां पर ब्याज 7 है, इतना सा ही फर्क है और कुछ नहीं है। अब तो वही काम, मूलधन 5 गुणा दर पता नहीं, आर मान लो, समय 5/100 बराबर ब्याज, ब्याज कितना आया 2। देखो 5 गुणा 5 25 होता है, और 25 से 100 कट गया 4 बार, और ये 2 गुणा में आ गया, तो आर बराबर कितना आ गया, 4 दूना 8% आ गया, ठीक है। 8% वार्षिक दर आ गई। बात करें इस सवाल की, यहां पर मूलधन 5 गुणा दर 8, समय कितना t बट्टा में 100 बराबर ब्याज कितना है, ब्याज है भाई 7। देखो 5 से 100 कट गया 20 बार, और 4 दूना 8, 4 पंजो 20। देखो 5 तो चला जाएगा इसके गुणा में, और ये 2 आ जाएगा बट्टा में, तो समय कितना आ जाएगा, 7 को 5 से गुणा किया 35, और बट्टा में 2, यानी कि 17.5 साल आ गया, 17.5 वर्ष, या फिर कह सकता हूं 17 से 1/2 वर्ष। है क्या भाई किसी के डाउट? वेरी गुड। राखी जी के 8% आया है पहले, विकास मान के भी 8%, तरन्नुम के 8% आया है, राखी शर्मा के 17.5 वर्ष उम्र भी है, सॉरी क्या बोलते हैं, समय भी आ गया है। क्लियर है मामला? अब देता हूं ऐसा सवाल मैं आपको, ठीक है। यहां पर दोस्तों ये 7/5 गुणा की जगह लिखो 1 सही 1/4 गुणा, ठीक है, और यहां लिखो 1 सही 1/4 गुणा, ठीक है। सवाल बिल्कुल वही है, क्या करना है आप जानो, आपका काम जाने, ठीक है ना। खुद प्रैक्टिस कर लोगे तो डाउट बचेगा ही नहीं, ये मेरा वादा है, आपको लगे ना लगे। पांच 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 काम हो गयो। दोस्तों बाहर की आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही ना, आवाज क्लियर आ रही है क्या? आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही?
साफ आ रही है सर आवाज, बस थोड़ा बहुत बाहर का कोई बोल रहा है वो सुनाई दे रहा है। पढ़ रहा ना? हम्म। चलो फिर तो बढ़िया है भाई, फायदा होना चाहिए, नहीं तो रिटर्न कर देंगे वापस। देखिए दोस्तों, एक से ही 1/4 गुणा का मतलब, इसको सोल्व किया, 4 एकम 4 एक 5/4 आ गया। 4 रुपए यदि धन है तो ये 5 क्या बनेगा, किसको देखोगे, कोई धन स्वयं का 5/4 गुणा, मतलब ये है मिश्र धन। तो फिर ब्याज कितना बना, ऐसा ही बना 1 रुपया। ठीक है, लगा दो फॉर्मूला, मूलधन कितना 4 गुणा दर कितनी R, समय कितना 5 वर्ष, बट्टा में 100 बराबर ब्याज कितना आया 1। 5 से 100 कटा 20 बार और 4 से 20 कटा 5 बार, बट्टा वाला 5 भग जाएगा उधर, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे दोस्त, 5% आ जाएगी। उसके बाद यहां से देख लो, ये भी 5/4 ही है, लेकिन यहां देखो स्वयं का नहीं बल्कि साधारण ब्याज है ना, वो धन का इतना गुणा है, तो इसका मतलब धन यदि 4 हो तो ब्याज 5 होगा। यहाँ पर क्या होगा, ब्याज 5 होगा। तो लगा दो, मूलधन 4 गुणा दर 8 दे रखी है, समय t मान लिया, बट्टा में 100 बराबर ब्याज कितना 5। अब देखिए 4 से 100 कट गया 25 बार, 25 चला जाएगा गुणा में तो 125 हो जाएगा, और बट्टा में आ जाएगा 8, तो ये किसका मान आ जाएगा, समय का मान आ जाएगा। 8 का भाग दो, 8 एकम 8 बचा 4 तो 45 बचा तो 8 पंजो 40, फिर 5 बच गया तो 15, सही 5/8 वर्ष का समय आ गया दोस्तों। क्लियर है मामला? हाँ, या फिर आप पॉइंट में निकालो तो 15.6 आ जाएगा लगभग। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जैसे इसमें ना कभी भी ये नहीं आ सकता, जैसे ये आ गया मान लो कि 1 से 1/4, कभी भी ये 1/4 नहीं हो सकता। क्यों, 1/4 लिखा हमने, यदि मूलधन 4 है तो क्या मिश्र धन 1 हो सकता है क्या, मिश्र धन क्या 1 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो हमेशा ध्यान रखना, पहली बात तो स्वयं लिखा हुआ ही नहीं आएगा, और भूल से आ भी जाए तो आपको यही समझना कि ये 1 है ना, वो क्या है, मिश्र धन नहीं हो सकता कभी भी। क्यों नहीं हो सकता, अरे थे कोई को 4 रुपया उधार ले रहा हो और फिर 1 रुपये थे ब्याज को, सॉरी 1 रुपया में चुका दो काम, कौन चुका ना भाई, को देख चुका है, और चुकार देख ले जो काई हुआ था कमाई ने, ठीक है ना। तो 1 रुपये कभी मिश्र धन कौन बना है, 4 रुपया पर 4 ज्यादा रुपये मिश्र धन बन सके, 4 कम कौन बने, तो अट्ठे फेर आपनो काई से 1 रुपये काई बन सके, ब्याज ही बन सके, ठीक है ना। तो ओ पर्सन तो पहली बात बने ही को नहीं, ठीक है, पर्सन ही गलत हो जाए, पर्सन बने तो फिर ओ अट्ठे बने, या तो मान लो 1/4 बन जा, 2/3 बन जा, 3/4 बन जा, 2/7 बन जा, 2/5 बन जा, 1/6 बन जा, कुछ भी बन जा, मान लो अठे आपनो सवाल आएगो 1/5 गुणा हो जाए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इस सवाल का, ऊपर वाला सवाल तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि स्वयं का धन कभी 1/5 गुणा नहीं हो सकता। अब इस सवाल में क्या होगा, दिक्कत वाली बात नहीं है, 1/5 है तो मूलधन यदि 5 है तो फिर ब्याज कितना बन गया, 1 बन गया। समस्या कहां की है, मूलधन 5 गुणा दर कितनी, दर दे रखी है 8, समय t/100 बराबर ब्याज कितना आ गया, ब्याज आ गया 1। 5 से आपका 100 कट गया 20 बार, 4 दूना 8, 4 पंजो 20, 5 चला जाएगा इसके गुणा में तो 5 आ जाएगा, और ये 2 बच जाएगा नीचे, तो t का मान आ जाएगा 5/2 यानी 2.5 साल बस। अब समय दर अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों, वो मैंने 8% फिक्स रखी है, 8% की जगह 60% भी हो सकती है, 60% की जगह 8% भी हो सकती है, इससे आपको कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। शायद मेरी इतनी सी बातें आप लोगों के समझ में आ गई होगी।
अब इसके बाद में गुणा वाला प्रश्न तो एक और बनता है, उसमें क्या होगा, उसमें आपका न तो दर दी होगी और ना समय दिया होगा, लेकिन अपने को एक उसकी कंडीशन जरूर दी होगी, उस कंडीशन के माध्यम से उस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो अभी चलते हैं दोस्तों आगे। वही सवाल ऐसा ही है, बस आपको ध्यान नहीं रखना स्वयं का नाम आ रहा है तो फिर वहां पर मिश्र धन, और यदि क्या बन रहा है आपका स्वयं की बजाय साधारण ब्याज धन का इतना गुणा हो रहा है तो वो मूलधन ब्याज बन जाएगा, ये सौदा रहेगा। सवाल बनाते हैं यहां पर, कोई धन कितने समय बाद स्वयं का 25/16 गुणा, ये सवाल बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और आएगा, इंपॉर्टेंट लगा लेना, 25/16 गुणा हो जाएगा यदि दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर हो। एक सवाल तो ये बन गया। वहीं पे दूसरा सवाल ये बन जाएगा कि किसी धन का साधारण ब्याज उसका 25/16 गुणा हो जाएगा, जबकि दर बराबर समय, ठीक है ना, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इस भाषा को, संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो समय ज्ञात करो। समय भी पूछ सकता है, दर भी पूछ सकता है, दोनों चीजें। अब आप तो घबरा गए होंगे, अरे यार ना तो दर दे रखी ना समय दे रखा, लेकिन घबराने की कतई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। समझिए ध्यान से, बिल्कुल इजी वे में। तो सबसे पहले देखिए कि यहां पर कितने समय बाद स्वयं का 25/16 गुणा, स्वयं का 25/16 है, मूलधन यदि 16 हो तो मिश्र धन, स्वयं का मतलब मिश्र धन कितना बन जाएगा, 25 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्याज की बात करें तो ब्याज कितना हो जाएगा, यहां पर ब्याज आ जाएगा 16 से 9 रुपए जुड़ा तो 25 बन गया, ब्याज आ गया 9। अब बात आती है दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर है। इसका मतलब ये हो रहा है कि दर जितनी है उतना ही क्या है, समय है। दर और समय को बराबर मान लिया। अब बराबर क्या मानूं मैं, कोई राशि मान लीजिए, मान लो मैंने के मान लिया, क्या मान लिया है, के मान लिया, के का मान हमें बताना है। अब अपने पास तो कोई भी अलग से तो फॉर्मूला रखा हुआ है नहीं, हम तो एक ही जानते हैं, क्या, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 बराबर ब्याज। मूलधन कितना 16 गुणा दर कितनी, दर के मानी हमने, समय कितना वो भी के, बट्टा में 100, ब्याज कितना, ब्याज 9 रुपए, ठीक है। अब काट पीट करो, देखो 4 के पहाड़े से ये कट गया 4 बार और 4 से ये कट गया 25 बार, 25 इसके गुणा में चला जाएगा तो 25 नमा 225 हो जाएगा, और ये बट्टा वाला 4 इसके गुणा वाला 4 जो है वो बट्टा में आ जाएगा, और इस साइड में क्या है, के गुणा के मतलब के का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, के गुणा के का स्क्वायर बन जाएगा। और जैसे ही आप इसका स्क्वायर हटाओगे तो इसका क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है ना। बस इतना सा ही और कुछ नहीं है। 225 का रूट होता है 15 में 2 दोगे तो 7.5 आ जाएगा। अब यदि आपको पूछे समय, सवाल में यदि समय पूछे तो 7.5 वर्ष आ जाएगा, और यदि दर पूछे तो 7.5% आ जाएगी वार्षिक रूप से। शायद मेरी बात दिमाग में फीड हो गई, 7.5 को 7.5 भी लिख सकता है, ठीक है ना। अब ये बात थी यहां पर, और इस सवाल को देखें तो 25/16 गुणा है, लेकिन किसका,
देखो किसी धन का साधारण ब्याज उसका 25/16 गुना। अब की बार कौन गुना हो रहा है? साधारण ब्याज, यानी कि मूलधन यदि 16 है तो ब्याज 25 है। यहां पर क्या है? ब्याज 25 है। तो क्या करना है? मूलधन 16 गुणा दर पता नहीं के मान लो, क्योंकि दर और समय दोनों बराबर दे रखे हैं। के बट्टा 100 बराबर ब्याज कितना लिख दिया मैंने? 25 लिख दिया। ठीक है, कुछ नहीं, 4 से 4 बार और 4 से घटा 25 बार। 25 को 25 से गुणा कर दो तो इधर आ जाएगा 625 और बट्टा में आ जाएगा, देखो ये 4 जो गुणा में था वो आ जाएगा, और बराबर में के का स्क्वायर है, क्यों के गुणा के का स्क्वायर, स्क्वायर हटाए तो इसका लग गया रूट। 625 का रूट हो गया 25 और बट्टा में 4 का रूट 2। 25 में 2 का भाग दे दो, 12.5 आ जाएगा। दर पूछे तो 12.5% और समय पूछे तो 12.5 वर्ष। किसी के डाउट है भाई? अरे समझ में आ गया क्या? यदि कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, और समझ में आ गया है तो कमेंट में यस टाइप कर सकते हो। और यदि YouTube पे देख रहे स्टूडेंट्स की किसी के भी डाउट हो तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 72 32 83 73 89 7232837389। उस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन आपके जिसमें डाउट हो। डाउट तो बचेगा ही नहीं मेरी क्लास पढ़ने के बाद। अब यहां दोस्तों चाहे 25/16 गुणा दे चाहे कुछ भी दे, तरीका यही है। लेकिन इसके अलावा एक चीज और बता दूं, यहां पर इससे भी सॉर्ट कर सकते हो आप। इससे सॉर्ट कैसे? इससे सॉर्ट करने का एक तरीका आपके पास, कि जितना ब्याज है ना उसके बट्टा में मूलधन लिख दो और गुणा में 100 लगा के और उसका क्या कर दो? रूट कर दो। तो इससे क्या दर और समय दोनों आ जाएंगे आप, दर या समय। अब कैसे? देखो आपने देखा 25/16 है तो 16 रुपए यदि मूलधन है तो 25 रुपए यहां स्वयं का नाम आ रहा है इसलिए 25 मिश्र धन है। तो ब्याज कितना बना? ब्याज बना दोस्तों 9 रुपए। ब्याज बन गया 9 रुपए। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, ब्याज की जगह लिख दो 9 गुणा 100 और बट्टा में मूलधन कितना है? 16। अब हल कर दो, 9 का रूट आ गया 3, 100 का रूट हो गया 10, 16 का रूट हो गया 4, 2 के पहाड़े से 2 बार, 2 के पहाड़े से 5 बार, तो 5 3 15/2 यानी कितना आ जाएगा? 7.5 वर्ष आ जाएगा। समय पूछे 7.5 वर्ष, दर पूछे 7.5%। दोनों चीजों के जवाब आपको मिल चुके हैं। ये काम में ले सकते हो आप टाइम बचाने के लिए, ठीक है ना? बाकी मैं ये नहीं कहूंगा रटो। आप ये नहीं कहोगे सर हमें ये नहीं बताया, लो भाई ये भी बता दिया मैंने। क्लियर है मामला? जितना ब्याज है उसके बट्टा में मूलधन लगा दो और गुणा में 100 लगा दो और उसका रूट करते क्या आ जाएगा? दर या समय आ जाएगा। नहीं ये वाला क्या हुआ? दोनों तरह के क्वेश्चंस के लिए हो जाएगा ना ये? हाँ दोनों में हो जाएगा। नीचे वाला करके देख लो अभी। और नीचे वाला तो डायरेक्ट ही है, 25 ब्याज बट्टा 16 मूलधन गुणा 100 लगाओ और काट पीट करो, उत्तर आ जाएगा 12.5। 25 का रूट 5 हो जाएगा, नीचे 16 का रूट 4 तो 5/4 और गुणा में कितना? 100 का रूट 10 तो 50/4 हो गया। 50/4 का मतलब 25/2 यानी 12.5। तो पूरी उम्मीद है ऐसा सवाल आप लोग कर लोगे। अब गुणा में और क्या प्रश्न बनता है वो भी देख लो। गुणा में और क्या प्रश्न बनता है वो भी देख लो। ये ऐसा सवाल तो कर ही लोगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखो जैसे 25/16 लिखा है, यहाँ पर 16/25 गुणा यदि बोलता है, 16/25 गुणा बोलता है तो उसमें क्या होगा? 25 तो मूलधन होगा, यहाँ स्वयं का नाम नहीं आएगा।
25 तो मूलधन होगा और 16 क्या बन जाएगा, ब्याज बन जाएगा। ठीक है ना। अब चाहे कुछ भी कहे आगे वो कर देते हो। जैसे मान लो 1 से ही 1/4 गुणा बोल दे, स्वयं का नाम आए तो मैंने बता ही दिया आपको। और यदि यहाँ पर स्वयं का नाम ना कर क्या बोले, साधारण ब्याज, तो आप देखो 4 एकम 4 1 5/4 है, 4 रुपए मूलधन है तो 5 रुपए मिश्रधन, 1 रुपया ब्याज हो गया। तो 1 ब्याज बटा मूलधन 4 गुणा में 100 लगाओ, इसका रूट करते ही दर और समय दोनों आ जाएंगे। ठीक है। अब यहां पर जैसे क्या बोलते हैं, मान लो यहां पर आ गया 41/25 गुणा आ गया। ठीक है। तो इसमें आप देखोगे 25 रुपए यदि मूलधन है तो मिश्रधन कितना बन गया, 41, ब्याज स्वयं का बोलेगा यहाँ पर। ठीक है ना। और यहाँ पर आपको वही संख्या देगा जिसका आप रूट निकाल सकते हो। ठीक है ना। अब आप उसे बिना रूट निकालने तो क्या करेंगे, तो फिर वही तो दोस्तों इस सवाल में आपको स्क्रीन नहीं दिखी होगी। ठीक है ना। हो गई कोई टेक्निकल प्रॉब्लम। तो देखिए हमने देखा कि कोई धन 6 गुणा हो रहा है, सॉरी 1 से 3 गुणा हो रहा है। पहले 3 गुणा हो रहा है और बाद में वही धन कितना गुणा हो रहा है, 6 गुणा। यहाँ टाइम लग रहा है 6 वर्ष का। ठीक है। और यहाँ टाइम का पता नहीं, वो निकालना है। ठीक है ना। अब 1 से 3 गुणा हुआ, ब्याज कितना बना, ऐसा ही बन गया 2 रुपया। और यहाँ 1 से 6 गुणा हो रहा है, मतलब ब्याज कितना बना, 5 बन गया। ठीक है। अब जब ऐसा ही 2 रुपये बना, यानी ब्याज 2 रुपये बना, तो कितना टाइम लगा, 6 साल। अब ब्याज 1 रुपया बनेगा तो टाइम कितना लगेगा, 3 साल। तो 5 रुपये बनने में 5 गुणा 3 कर दो, कितना आ जाएगा, 15 साल का टाइम। ये सुपरफास्ट तरीका है। ठीक है। वहीं पे यदि फॉर्मूला लगाओ तो क्या करो, जितना गुणा है, कितना गुणा है, 3 गुणा, उसमें से 1 कम करो 2, और बट्टा में समय कितना आया, 6, बराबर। उसी तरीके से यहाँ कितना गुणा, 6 में से गया 5 और बट्टा में समय 3। नीचे समय है तो समय लिख दो, दर है तो दर लिख दो। ठीक है। 2 से 6 घटा 3 बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया t बराबर 3 5 15 साल का टाइम। दोनों तरीके से निकाल सकते हो आप, जो अच्छा लगे उससे। इसी सवाल में मान लो 6 वर्ष की जगह 6% होता तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हम 6% कर देते। ठीक है ना। और ये भी किस में आ जाता, परसेंट में आ जाता। ठीक है ना। 15% आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समय है तो समय और दर है तो दर, तरीका वही रहेगा। है किसी के डाउट, जल्दी से कमेंट करके बताएं भाई, टाइम नहीं है। साधारण ब्याज इतने दासू तरीके से पढ़ा दिया मैंने कि आप लोग कभी भी, आपको कोचिंग्स में भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी मेरी गारंटी है। और यदि आपको जरूरत पड़े ना कि कोचिंग में जाना है, तो दोस्तों गुरुजी है ना आपके कंट्रोल में। अब गुरुजी कंट्रोल रूम में आपके, जब दबाए बटन आए गुरुजी। ठीक है ना। स्क्रीन पे वो बस क्या बोलते हैं वही करना पड़ेगा आपको। YouTube पे जाके देख सकते हो, टीचमेंट पे जाके देख सकते हो। आजकल गुरुजी के पास नहीं जाना पड़ता, गुरुजी घर बैठे आ जाते हैं, है ना। ये इंटरनेट का फायदा है। चलिए अब अगले सवाल की बात करते हैं। हाँ जी विकास मान जी बताओ।
क्वेश्चन ही उतारा है मैंने, तो आंसर अब बताओ आप। कितनी अब आए मेरे में तो इसको दोबारा देख लेना भाई यार, ठीक है है ना। हाँ ठीक है। दिक्कत आए तो मुझे पूछ लेना, बाकी आएगी नहीं आपको दिक्कत। ऐसा सवाल कर ही लोगे। अब दोस्तों देखो बात आती है कि कोई भी धन है, उस धन को 2 भागों में बांट दिया जाए या 3 भागों में या 4 भागों में, कितने भागों में बांट कर, और उन पे दर क्या हो, अलग अलग हो या समय अलग अलग हो, फिर क्या होता है कि उतने समय बाद जो ब्याज है वो बराबर हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है वो बात समझ लीजिए ध्यान से, ठीक है ना। कोई भी धन है, मान लो मैं पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं, उसके बाद उसके सवाल समझाता हूं, आप सवाल धड़ाके से कर सकते हो, ठीक है ना। यहां पर कोई भी धन मैंने P मान लिया, अब P की जगह आपको दिया हुआ होगा, ठीक है ना। अब उसको मान लो 3 भागों में बांट दिया या 2 भागों में बांट दिया, 4 भागों में, कितने भागों में बांट दिया। सबसे पहले मैं 2 भागों की बात करता हूं कि यदि कोई धन P है और उसको 2 भागों में बांट दिया, मान लो पहला भाग है A और दूसरा भाग है B, 2 भागों में यदि बांट दिया गया, ठीक है, और इसका जितना ब्याज बनता है उतना ही ब्याज यदि उसका बने, तो फिर आप क्या करोगे। यहीं पे मान लो 2 भागों की बजाय 3 भागों में बांट दिया जाए, तो इसका ब्याज और इसका ब्याज और इसका ब्याज, ये तीनों ब्याज बराबर हो, तो उस कंडीशन में आपको पूछ ले पहला धन क्या होगा, दूसरा धन क्या होगा, तीसरा धन क्या होगा। तो सवाल के माध्यम से यदि बात करें तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। दोस्तों मैं सवाल आपके लिए लेकर आया हूं, ये रहा, 3 वर्षों का ही आ गया डायरेक्ट, एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ₹7,930 की राशि 3 भागों में विभाजित की जाती है और ए, बी एवं सी को क्रमशः 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष में के लिए 5% के साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाती है। यदि तीनों की राशि उनके ऋण की संबंधित अवधि के बाद बराबर है, देखो यहां पर तीनों की राशि बराबर है, ना कि ब्याज बराबर है। तीनों की राशि उनके ऋण की संबंधित अवधि के बाद बराबर है, तो ए ने कितने रुपए का ऋण लिया। ये सवाल बताने से पहले मैं दूसरा सवाल बताऊंगा आपको, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो सवाल दूसरा लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए ये आपके, नहीं तो फिर बाद में कहोगे सर थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है ना। तो सवाल में दूसरा लिखता हूं यहां पर, देखो किसी राशि को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष तथा दूसरे भाग को 8% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दी जाए, तो बराबर ब्याज प्राप्त होता है या समान ब्याज प्राप्त होता है। बराबर ब्याज प्राप्त होता है, बराबर ब्याज प्राप्त होता है। तो यहां पर आपको क्या कह दिया कि फर्स्ट राशि और सेकंड राशि का अनुपात बताओ, ठीक है ना। मैं अपनी भाषा में लिख रहा हूं, थोड़ा सा लिखने में जोर आ रहा मुझे, ठीक है ना।
यहाँ पर पूछा कि पहले वाले धन, अब पहले वाले धन को यूं भी बोल सकता है क्या कि 5% की दर से दिए गए धन और 8% की दर से दिए गए धन का अनुपात क्या होगा वो बताइए, या फिर पहले वाले भाग और दूसरे वाले भाग का अनुपात बताइए। यहाँ पर वो राशि भी दी जा सकती है, ठीक है ना। अभी पहले इसको देखते हैं क्या करेंगे इसका। अब दोस्तों यहाँ तो राशि भी नहीं दी, क्या करें। मान लेते हैं कि पहला भाग, देखो यहाँ एक तो है पहला भाग और एक है दूसरा भाग। पहले भाग को मैंने P मान लिया है, दूसरे भाग को मैंने Q मान लिया है। इतने में शायद दिक्कत नहीं होनी चाहिए। P माना, P रुपए मूलधन है और इसका ब्याज कितना बनेगा, तो ब्याज देखो 5% की दर है, 3 साल का ब्याज है। जब 1 साल का ब्याज 5% है तो 3 साल का ब्याज कितना हो गया, 5 3 15, यानी इसको दर को और समय को गुणा करके लिख दो, 5 3 15% ब्याज हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे इसकी बात करें Q, तो यहाँ पर 8% की दर है और 2.5 साल का ब्याज बताना। देखो 8% की दर से 2 साल का ब्याज कितना हो गया, 16, और 8 का आधा कितना हो गया, 4, तो 16 और 4 20% ब्याज हो गया। यहाँ पे कितना ब्याज हो गया, 20%। ऐसे नहीं आता तो भाई 8 को गुणा कर दो इससे, देखो 2.5 से 2.5 का मतलब 5/2, 2 से 8 कट गया, 4 बार 4 पंजो 20 आ गया, तो ये ब्याज बनेगा 20%। और अगले ने ये कहा कि साधारण ब्याज पर दी जाती है तो बराबर ब्याज प्राप्त होता है। मतलब ये हुआ कि इस धन का जो ब्याज है 15% और इस धन का 20%, ये दोनों ब्याज क्या मेरे दोस्तों बराबर है। अगले ने कहा, मैंने नहीं कहा, ठीक है ना। बराबर कर दिया। अब कर दो काट पीट, परसेंट से परसेंट, 5 के पहाड़े से 3 बार, 5 के पहाड़े से 4 बार, ठीक है। अब देखो P गुणा 3 बराबर Q गुणा 4 है। यदि मैं Q को इसके नीचे ले आता हूं, यानी P और बट्टा में आ गया Q, क्योंकि गुणा वाली संख्या बट्टा में तो आएगी ना, बराबर ये 4 पड़ा है और ये बट्टा वाला 3, सॉरी गुणा वाला 3 कहाँ जाएगा, इसके बट्टा में, तो P बट्टा Q, या फिर मैं कहूँ P अनुपात Q, वो आ जाएगा 4/3 या 4:3। यानी P का मान यदि 4 है तो Q का मान क्या आएगा, 3 आएगा। तो दोस्तों ये 4:3 आंसर आ जाएगा। यदि इस सवाल में आपको ये धनराशि दी हुई होती, मान लो यहां पर धनराशि आपको कितनी दी होती, 35,000 रुपए दिया होता कि 35,000 रुपए को 2 भागों में बांटकर ऐसे ऐसे किया जाता है तो ब्याज बराबर प्राप्त होता है, तो पहला भाग बताइए या फिर दूसरा भाग बताइए। दिक्कत ही नहीं है। पहला भाग यदि 4 है तो दूसरा कितना है, 3, दोनों का जोड़ कितना हुआ, 7, यानी टोटल 7 होना चाहिए। लेकिन अगला बोल रहा है भाई 7 नहीं है, कितना है, 35,000। 7 की वैल्यू 35,000 कर दो रे, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 पंजो 35, आगे 3 जीरो, 5,000। पहला धन 4 नहीं रहेगा, ये भी 5,000 गुना हो जाएगा, दूसरा धन भी 5,000 गुना हो जाएगा, तो 4 पंजो 20,000 रुपए पहले वाला धन आ जाएगा और दूसरे वाला 3 पंजो 15,000 आ जाएगा। अब यदि डाउट है तो बताइए। अरे है क्या, बता दो रे मनवा। अब देखो बात करते हैं 3 भागों में यदि धन को बांट दिया जाए, धन को यदि 3 भागों में बांट दिया। अब इस सवाल में ब्याज बराबर हो रहा है, ठीक है ना, मिश्र धन बराबर नहीं हो रहा है। मिश्र धन वाला बाद में करेंगे, पहले ब्याज वाला करें। जिसके डाउट हो सवाल को दोबारा देख लेना, ठीक है ना। उसके बाद देखिए सवाल ये है, किसी धन को 3 भागों में बांटकर, 3 4 कितने में बांटे रहे, क्या समस्या है, 3 भागों में बांटकर 12.5% वार्षिक दर से क्रमशः है 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष
के लिए उधार दिया जाए, इससे बेस्ट तरीका नहीं है पूरे यूट्यूब पे घूम के आ जाना, ठीक है ना। 2, 3, 4 के लिए उधार दिया जाए तो बराबर ब्याज प्राप्त होता है, बराबर ब्याज प्राप्त होता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों धनों का अनुपात बताना आपको। देखिए दोस्तों, अब इस सवाल को समझिए ध्यान से। सबसे पहला काम, धन का पता नहीं, पता हो तो भी धन पे पहले जाना नहीं है, ठीक है ना। पता नहीं है तो अच्छी बात है, और पता हो, यहाँ पर धन दे रखा हो तो भी उसके चक्कर में मत पड़ना। पहला काम क्या है, देखो यहाँ पर 3 भागों में बांट दिया, या 2 भागों में या 4 भागों में बांट दिया, तो धन को लिख दो यहाँ। पहला मान लो P मान लिया, दूसरा Q, तीसरा R, 3 भागों में बांट दिया। लेकिन एक चीज बता दूं दोस्तों आपको कि पहले भाग के लिए दर 12% है, दूसरे के लिए भी 12% है, तीसरे के लिए भी 12% है। ये बात तो आपके दिमाग में होगी। अब ये 12.5% में यहाँ भी लिखूंगा और यहाँ भी लिखूंगा, गुणा में यहाँ भी लिखूंगा, अरे ये तो तीनों में कट नहीं जाएगी क्या? तीनों का ब्याज तो बराबर ही होगा ना। तो देखो, कहने का मतलब ये है कि यदि तीनों राशियों के लिए चाहे दर बराबर दे रखी हो या समय बराबर दे रखी हो, या दोनों में जो चीज है ना वो एक दे रखी हो, सेम दे रखी हो तीनों के लिए या दोनों के लिए, तो वो यहाँ पर क्या हो, आपको लिखनी नहीं है, उसको आपको लिखना ही नहीं है। लिखने का मतलब टाइम खराब करना। आपको जो ब्याज है उस पे फर्क किसकी वजह से मिल रहा है? समय की वजह से। दर तो तीनों में सेम है, यहाँ 2 वर्ष है, यहाँ 3 वर्ष है, 4 वर्ष, समय की वजह से। तो ये समय देखो, इसका 2 साल का ब्याज, इसका 3 साल का ब्याज और इसका 4 साल का ब्याज, ये तीनों ब्याज क्या है? बराबर है। लिखना चाहो तो दर गुणा में लिख दो भाई, 12.5%। यहाँ भी लिखोगे, यहाँ भी लिखोगे, यहाँ भी लिखोगे, वापस काट दोगे, क्या फायदा? पहले ही काट दो ना, टाइम बचा लो। लिख दिया। अब हमें चाहिए क्या? P अनुपात Q अनुपात R, और ये अनुपात निकालने का तरीका मैंने अनुपात समानुपात की क्लास 1st या 2nd में ही शायद मैंने बता दिया था। शिखर कंपटीशन क्लासेज के YouTube चैनल पर भी ये आपको अनुपात समानुपात की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। अनुपात समानुपात पूरा का पूरा डाला हुआ पड़ा है, ठीक है ना। कहीं भी कोई डाउट नहीं बड़े उसमें बचेगा। चाहे आप प्रतिशत की देख लो, चाहे अनुपात समानुपात की देख लो, चाहे आप लाभ हानि की देख लो, चाहे समय दूरी चाल की, रेलगाड़ी, नाव धारा, मेंसुरेशन, क्षेत्रफल और आयतन, बहुत दासू तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है, पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। आपके डाउट बचने का कोई चांस ही नहीं है। तो बढ़िया तरीके से देख लेना दोस्तों। यदि किसी के डाउट हो तो शिखर कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाके और सभी अपने एक नोटबुक और पेन लेके बैठें। जब भी मेरी क्लास देखो तो पेन और नोटबुक लेके जरूर बैठें, ताकि आप अच्छे नोट्स भी बना सको, आपके आगामी भी वो काम आएंगे, ठीक है ना। और बार बार कोचिंग्स में भागने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, ठीक है। अब दोस्तों, यदि ये अनुपात आपको चाहिए तो 2-3 तरीके बताए थे मैंने। पहला तरीका तो ये तीनों चीज लिखी हुई है। यदि P का मान चाहिए तो P वाले को छुपा लो, Q का मान चाहिए तो Q वाले को छुपा लो, R का मान चाहिए तो R वाले को छुपा लो। मान लो P का मान चाहिए तो P को मैंने छुपा लिया, P के गुणा में है जो भी है पूरे को ही छुपा लिया। अब 2 संख्याएं दिख रही है आपको, एक तो 3 है, दूसरी 4। इन 3 और 4 को गुणा कर दो, 3 चौक 12 आ जाएगा। अनुपात Q चाहिए, इसको छुपा लो, 2 को 4 से गुणा किया 8 आ जाएगा। R चाहिए, इसको छुपा लो, 2 को 3 से गुणा किया 6 आ जाएगा। ये अनुपात आ जाएगा। काटें तो 2 से कट गया 3 बार, 2 से ये 4 बार, ये 2 से कट गया 6 बार, यानी 6:4:3 आ जाएगा। और दोस्तों, यहां पर हमें कोई सा भी धन दिया हो, चाहे पहला धन दिया हो, चाहे दूसरा दिया हो, चाहे तीसरा दिया हो, चाहे तीनों का योग दिया हो, तो हमें समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो हमें टोटल धन कितना दे दिया, टोटल धन मान लो 39,000 रुपए दे दिया। कितना हजार दे दिया? 39,000 रुपए टोटल धन दे दिया। आपको पूछा पहला वाला धन बताओ, दूसरा वाला बताओ, तीसरा वाला बताओ, तो समस्या कहाँ है? पहला 6 है, दूसरा 4, 10, 10 और 3 13। 13 की वैल्यू कितनी है? 39,000। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3,000। 1 की वैल्यू 3,000 आ गई तो 6 की वैल्यू 18,000 आ जाएगी।
और दूसरे की 4 गुना 3 यानी 4 3 12,000 आ जाएगी और तीसरे की 3 3 9,000 रुपए आ जाएगी। अब बताओ कहाँ समस्या है? अरे है क्या समस्या किसी के? जल्दी से कमेंट करो। अब ये दूसरा जो तरीका बता रहा था ना मैं, P अनुपात Q अनुपात R निकालने का, वो तरीका मैं क्या बता रहा था, वो भी बड़ा आसान है। देखिए कैसे आसान है भाई, ये और ये तीनों बराबर ही तो हैं, तीनों बराबर हैं तो इसको एक राशि मान लो। क्या राशि मानोगे? 4 और 3 और 2 का लघुत्तम, तो 4 3 12 आ गया। 12 में 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है, 4 का भी। या फिर मैं कहूँ ऐसी संख्या ले लो जिसमें 2 का 3 का 4 का तीनों का भाग जाए, तो वो सबसे छोटी संख्या 12 आएगी। इसको भी मैंने क्या बना लिया, 12 बना लिया, इसको भी 12 बना लिया, इसको भी क्या बना लिया, 12 बना लिया। तो देखो P को मैं 2 से गुणा करता हूं तो 12 आता है, तो P का मान क्या होगा फिर? P का मान किससे गुणा करूं भाई? 2 को किससे गुणा करूं ताकि 12? तो 6 से। Q है 4 को यदि 3 से गुणा कर दूं 12 आ जाता है, तो ये आ जाएगा 4। किसको गुणा करूं 4 से 12 आ जाए, तो R का मान 3। तो देखो P अनुपात Q अनुपात R, ये आ जाएगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3। तीसरा तरीका और देख लो, तीसरा तरीका और देख लो, हालांकि अनुपात समानुपात में बता रखा है मैंने, ठीक है ना। तीसरा तरीका ये है, यदि आपको P अनुपात Q अनुपात R, अब चाहे यहाँ देखो 3 सालों के लिए दिया हो, 4 5 कितने ही सालों के लिए दिया हो, मेरा तरीका हर जगह दौड़ेगा, ठीक है ना, चलेगा नहीं दौड़ेगा। यहाँ 2 गुणा में है तो 1/, यानी जो भी संख्या गुणा में है ना उसका उल्टा कर दो। 2 है तो 1/2 कर दो, यहाँ मान लो 2/3 है तो 3/2 कर दो, ठीक है। यहाँ 3 गुणा में है तो इसका 1/3 कर दो, और ये 4 गुणा में 1/4 कर दो। अब 2 का 3 का 4 का लघुत्तम कितना था, 12। इसको भी 12 से गुणा कर दो, इसको भी 12 से गुणा, इसको भी 12 से, ताकि सरल हो जाए। 2 से कटा 6 बार, ये कटा 4 बार, ये कटा 3 बार, तो ये आ गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3। शायद किसी के डाउट रहा ही नहीं होगा, है क्या डाउट किसी के? अब ऐसे पढ़ाते पढ़ाते डाउट रहेगा ना भैया, तो फिर डाउट सुलझने वाला भी नहीं है। अरे आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा पढ़ने में? बहुत से स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो ये तरीका पहली बार पढ़ रहे होंगे और उनकी तो खुशी समा ही नहीं रही होगी, और यार ये क्या पढ़ लिया आज, तो बल्ले बल्ले हो गई तेरी, बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले, है ना। अब दोस्तों वो सवाल आपके सामने लेकर आ रहा हूं, दूसरा वाला जो अभी बता रहा था ना मैं आपको। ₹7,930 की राशि है, 3 भागों में विभाजित करनी है। ए बी सी को 2 3 एवं 4 वर्षों के लिए 5% की साधारण ब्याज दर पर ऋण के रूप में दी जाती है, यदि तीनों की राशि उनके ऋण की संबंधित अवधि के बाद बराबर हो जाती है। अब की बार देखो तीनों का ब्याज बराबर नहीं हुआ, ब्याज बराबर होता तब तो हम इस तरीके से कर देते, लेकिन यहाँ पर ब्याज बराबर नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, मिश्र धन, तीनों की राशि बराबर हो रही है। तो ए ने कितने रुपए दिए, देखो ग्रीन बोर्ड पे आ जाओ सभी, ठीक है ना। 2 3 4 साल है, 5% की दर है, 7930 रुपए है। आ जाओ देखो, सबसे पहले हमने देखा कि 7,930 रुपए की राशि है जिसको 3 भागों में बांटा, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। पहले भाग का पता नहीं, P मान लिया, दूसरे को Q मान लिया, तीसरे को R मान लिया। पहला भाग है 2 वर्षों के लिए, दूसरा 3 वर्षों के लिए, तीसरा 4 वर्षों के लिए।
पहले भाग के लिए दर 5% है, दूसरे भाग के लिए दर भी 5% है, और तीसरे भाग के लिए भी दर क्या है 5%। अब दोस्तों ये 2 गुणा 5 कितना होता है 10% ब्याज होता है यहाँ पर, 3 गुणा 5 15% होता है, और 4 गुणा 5 कितना होता है 20%। लेकिन ये तो क्या होता है ब्याज होता है, ये तो क्या होता है ब्याज। यदि मिश्र धन बनाना है तो 100 में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 10% 100 पे 10 रुपए ब्याज है, तो ये 110% हो जाएगा, ये मिश्र धन हो जाएगा 110%, यहाँ मिश्र धन 115% हो जाएगा, और यहाँ मिश्र धन 120% हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मिश्र धन 100 में 100 रुपए यदि मूलधन है तो उसमें ब्याज जोड़ा 20, तो कितना 120% हो गया। अब इसके गुणा में जो है ना दोस्तों वो 10% नहीं आएगा बल्कि 110% आएगा, क्योंकि अगले ने कहा कि ऋण बराबर हो जाता है, या फिर जो राशि है ना वो बराबर हो जाती है, तो इसके गुणा में फिर मैं 110% लिखूंगा, इसके गुणा में 115% लिखूंगा, और इसके गुणा में 120% लिखूंगा, ठीक है। इसको फिर सरल करूंगा, क्योंकि तीनों को हमने बराबर कर दिया है सवाल के अनुसार। अब इसको मिटा रहा हूं भाई, नीचे वाले को डाउट हो तो नीचे वाले को दोबारा देख लेना, आप समझ में आ जाएगा। परसेंट तीनों में कट गया, 5 के पहाड़े से शायद तीनों कट जाएंगे। 5 से कटा 22 बार, 22 पंजे 110, ये 5 से कटा 23 बार, 23 पंजे 115, और ये 5 से कटा 24 बार, 24 पंजे 120, कट गया। 22 अनुपात 22, 23 और 24 आ गया गुणा में। अब यदि हमें P अनुपात Q अनुपात R चाहिए तो क्या करेंगे, P चाहिए तो देखो ये दोनों गुणा में आ जाएंगे, मतलब 23 गुणा 24 आ जाएगा, और Q चाहिए तो Q वाले को छुपा लो, 22 गुणा 24 आ जाएगा गुणा में, और यदि R चाहिए तो इसको छुपा लो, 22 गुणा 23 आ जाएगा। अब तीनों में कट क्या रहा है भाई, देखो 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, और तो नहीं कटेगा। 2 से देखो 24 कट गया 12 बार, और ये 2 से 12 बार कट गया, और ये 2 से 11 बार कट गया, ठीक है। गुणा कर दो, 12 3 36, 12 दूना 24 और 3 27, 276 अनुपात 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 2 26, 264 आ गया, और ये आ गया 3 2 5, 253 आ गया। मतलब यदि पहला धन 276 रुपए हो तो दूसरा 264 होगा, और तीसरा 253 होगा, ठीक है ना। और हमें दे रखा कुल धन, तो कुल धन का मतलब इन तीनों का जोड़ आएगा, इन तीनों का जोड़ करो कितना आता है, जोड़ करो 3 और 4 7, 7 और 6 13, 5 6 11, 11 और 7 18, और एक हासिल वाली 19, 2 2 4 2 6 1 7, कितना आया 793। देखो दोस्तों सवाल मैंने नहीं बनाया, सवाल मैंने नहीं बनाया, एसएससी सीजीएल 2015 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, मैंने नहीं बनाया। आप कहोगे सर कि आप तो जैसे 10 गुणा 20 गुणा करके लिखते हो, मैं नहीं लिखता, देखो सवालों में भी ऐसे ही आता है। यहाँ 793 है और ये 7930, 793 का मतलब 7930 है, अरे इसका 10 गुणा हो रहा है ना डायरेक्ट। जब इसका 10 गुणा हो रहा है तो मूलधन भी उतना नहीं, ये सॉरी पहला वाला धन है ना वो भी इतना नहीं रहेगा, ये भी 10 गुणा हो जाएगा, यानी कि 276 के आगे जीरो लगा दो, 2760 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2640 रुपए, और तीसरा हो जाएगा कितना 2530 रुपए। अब कोई सा ही धन पूछे वो आप बता सकते हो, है क्या भाई समस्या? पढ़ने में आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा दोस्तों? अरे आनंद आ रहा क्या पढ़ने में? या तो समझ में नहीं आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो आनंद आ रहा है, ये पक्का है। मस्त। अब बोलो साधारण ब्याज का सवाल और कहीं भी फॉर्मूला लगाना नहीं, फॉर्मूले का कोई काम ही नहीं है, इससे आसान तो क्या हो सकता है बताओ? और दासो दासो सवाल।
जो एसएससी सीजीएल मेंस में आए हुए क्वेश्चन है उनको आप इतनी आसानी से कर सकते हो? बताओ, आप तो होशियार हो गए। अब इसके अलावा अगला सवाल लेता हूं मैं। सवाल तो बहुत है दोस्तों, लेकिन अब एक सवाल ये है दोस्तों कि एक आदमी ने 1,20,000 रुपए की राशि छोड़ी जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके दो पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित की जानी है कि प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिले। ये सवाल इसी बेस पर है, पता हो तो आपको। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिले यदि राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है तो इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा कितना होगा? देख लो, यहीं पे बता देता हूं आपको, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, 1,20,000 को पहले गोली मारो। पहले काम ये करो कि पहला बेटा जो है बड़ा वाला 14 है, 18 साल का होगा तो कितना समय लग जाएगा? 4 साल का समय लग जाएगा। वहीं पे दूसरा वाला बेटा 12 साल का है, 18 साल का होगा तो 6 साल का समय लग जाएगा, ठीक है ना। पहले तो समय हो गया कितना? 4 साल, और दूसरा समय हो गया 6 साल, ठीक है। दर वही 5% है, यहां भी 5% होगी और यहां भी 5%। तो भाई ब्याज कितना बनेगा? 4 × 20% और ये बनेगा 6 × 30%। ये ब्याज की बात हो रही है, सिर्फ ब्याज की। 20% ब्याज पहले वाले का मिलेगा, दूसरे वाले के लिए 30%। और यहाँ बोल रहा है कि उन्हें ब्याज बराबर नहीं मिलेगा बल्कि आयु प्राप्त करने पर उन्हें राशि बराबर मिलेगी। राशि बराबर मिलेगी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो, पहले वाले को जो राशि मिल रही थी वो 20% ब्याज मिल रहा था, तो यानी कि यदि मान लो पहले वाले का धन P है, ठीक है, और दूसरे वाले का Q है। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा इधर लेता हूं इसको मैं। यदि पहले वाले का धन में P मानता हूं और उस पे यदि 20% ब्याज मिले तो चुकाएगा कितना? 120% मिलेगा, मतलब टोटल मिलेगा धन जो वो 120% आ जाएगा। दूसरे का धन Q है और उस पे 30% ब्याज मिला तो टोटल कितना मिलेगा? 130% मिलेगा, ठीक है। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए P और यहाँ Q है, यदि हमें P अनुपात Q चाहिए तो क्या आ जाएगा? वो 13:12 आ जाएगा। उल्टा होता है ना, यहाँ अनुपात समानुपात पढ़ा रखा मैंने। P का मान है वो Q के पास और Q का मान P के पास। P का मान यदि 13 आया तो Q का मान कितना होगा? 12 होगा, ठीक है। अब देखिए आगे, दोनों का जोड़ कितना हुआ? 13 और 12 कितना? 25। दोनों का जोड़ हुआ 25, दोनों का जोड़ आ गया 25, और 25 की वैल्यू दे रखी हमें 1,20,000, ठीक है। 25 की वैल्यू 1,20,000 दे रखी है तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसमें भाग दे दो भाई। देखो लास्ट वाले 2 0 हैं, थोड़ा सा इधर लिख दूं रे, इसमें जगह कम है यार। तो 25 से 4 बार कट गया और 4 से 12 चौक 48, और फिर आगे आ जाएंगे 2 0, 4800 आ जाएगा। 1 की वैल्यू 4800 आ गई, ठीक है। तो फिर हमें देखो पहले वाले की चाहिए, पहले वाला मतलब बड़ा वाला बेटा, तो 13 से गुणा कर दो, और छोटे वाले की बेटे की वो चाहिए राशि, तो फिर दूसरा कितना है? 12 था, 12 से गुणा कर दो, 12 × 4800 कर दो, आंसर आ जाएगा 12 × 4800, 4800 × 12, ठीक है। कितना आ जाएगा? 12 × 96 और 12 चौक 48 और 9 57, और आगे 00, 57,600 रुपए आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपका आंसर है। ये सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2011 में। हाँ भाई, क्लियर है मामला? समझ में आ गया क्या? कमेंट करो जल्दी से।
वेरी गुड। धूम मचा। एक सवाल ये बना, रामचंद्र जी दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एक आदमी अपने 50,000 रुपए में से 8,000 रुपए साधारण ब्याज की 5.5% वार्षिक दर से तथा 24,000 रुपए 6% वार्षिक दर से और शेष राशि को वह साधारण ब्याज की एक ऐसी ही वार्षिक दर से उधार देता है ताकि उसे कुल मिलाकर 3680 रुपए ब्याज प्राप्त हो। जिस वार्षिक दर से शेष धनराशि उधार दी गई वह दर बताइए। तो समस्या नहीं होनी चाहिए ऐसे सवाल में। 50,000 रुपए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, जिसमें से 8,000 रुपए तो 5.5% की दर से, ठीक है। और देखो वार्षिक दर से कितना है, ये कुल मिलाकर वर्ष में, एक वर्ष का ही ब्याज बताना है। अब 8,000 रुपए की राशि थी ना, उसका तो 5.5% ब्याज, ठीक है, ये निकाल लेना, प्लस 24,000 रुपए की राशि का 6% ब्याज, ये भी निकाल लेना। और शेष राशि मुझे पता नहीं उसका कितना परसेंट, शेष राशि पता नहीं तो पता लगाना पड़ेगा। देखो टोटल 50,000 है, 8 और 24 कितना होगा, 4 8 12 32,000, और बचा कितना 18,000। भाई 50,000 में से 32,000 गया तो 18,000 बच गया ना। अब ये 18,000 रुपए की राशि है, इस पे क्या दर लगेगी उस दर का पता नहीं, तो 8% मान ली। और टोटल जो ब्याज मिला, वो टोटल ब्याज कितना मिला, 3680 रुपए मिला। ये इसके बराबर में कर देना, बराबर 3680, इन तीनों को जोड़कर बराबर में 3680 कर देना, आर की वैल्यू आ जाएगी। या बोर्ड पे करके बताने की जरूरत है क्या भाई? चलो बता ही देता हूं। देखो भाई, पहले 8,000 रुपए की राशि है जिसका 5.5% ब्याज है, तो 5.5 का मतलब हो गया 5 दूना 10 11/2, 11/2%, परसेंट का मतलब नीचे आ जाएगा 100। इतना ब्याज हुआ, कितना हुआ भाई, 2 0 से 2 0 काट दो, 2 से 80 कटा 40 बार, यानी ये आ गया 11 चौक 44, 440 रुपए ब्याज, तो ये आ गया। दूसरा ब्याज, दूसरा है आपका 24,000 रुपए का 6% ब्याज है, 6/100 कर दो, 2 0 से 2 0 कट गया, 24 144, आगे आ गया 0, 1440 रुपए ब्याज ये आ गया। तीसरी राशि बची 18,000, और 18,000 का R% निकाला तो 2 0 से 2 0 कट गए, ये आ गया 180 R, ये 180 गुणा R आ गया। और तीनों इसको तीनों ब्याजों को जोड़े तो कितना आना चाहिए भाई, 3280, कितना 3680 है। विकास मान बताना जल्दी से। हेलो, 3680 है क्या? 3680 है ना, ठीक है, ठीक। तो अब देखो इन तीनों को जोड़ो पहले, तो कितना है, 440 और 1440 और 136 आर, सॉरी 180 आर। तो देखो 1440 और 440, 1400 और 400 1800 और 40 40 80, तो 1880 रुपए तो ये हो गए, प्लस 180 आर। अब ये मत कर देना कि 180 आप इसमें और जोड़ दो और आर अलग कर दो, वो मत कर देना, 180 आर एक साथ रहेगा, और बराबर 3680 टोटल ब्याज दे रहेगा, वो बराबर में लिख दो, ठीक है ना। ये 1880 इधर प्लस का, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब 180 आर बराबर क्या आ जाएगा, ये 0 में से 0 0, 8 में से 8 0, 6 में 16 में से 8 गया 8, 2 में से 1 1, तो 1800 आ गया। अब काट सकते हो, 0 से 0,
18 एकम 18, आगे 0, आर की वैल्यू आ गई है 10%। ये वो दर थी, वो कितनी थी? 10% की थी। क्लियर है मामला? मस्ती मस्ती में सवाल हो गए। चलो उस सवाल पे चलते हैं आगे जल्दी से। अब दोस्तों जो उतार नहीं पाए हैं या लिख नहीं पाए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर दोबारा देख लेना क्लास में स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है ना, ले लेना बाद में। दूसरा ये है दोस्तों, देखो दूसरा सवाल, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग साधारण ब्याज की दर पर 7% दर दे रखी है और 1/4 भाग 8% और शेष भाग 10% से निवेशित किया। यदि ब्याज से उसकी वार्षिक आय 561 रुपए हो तो निवेशित पूंजी कितनी थी? सवाल बड़ा गजब का है। 1/3 भाग 7% से, 1/4 भाग 8% से और शेष भाग 10% की दर से, और कुल आय 561 है। चलो आ जाओ। भाई जिनके थोड़ा कम भी समझ में आए तो मेरी क्लास YouTube पे जाके देख लेना, आज रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी आपको YouTube पर, ठीक है ना। पहले देखिए 1/3 भाग है वो तो 7% की दर से है, 1/4 भाग है वो कितनी दर से है? 10% है क्या? 8%। भूल जाता है 8%। 8%, और शेष जो बचा वो कितना है? 10%। 10%, और टोटल वार्षिक आय दे रखी है 561, यानी जो ब्याज बनने वाला है वो 561 होने वाला है। अब दोस्तों देखो, वो धन में कितना मानूं, वो धन में कितना मानूं, तो मानने में ही तो बड़ा आनंद आता है। गणित और है क्या चीज, मानना ही तो सबसे बड़ी चीज है इसमें। तो आप एक ऐसी संख्या मान लो उस धन को, जैसे ये 3 है, यहाँ नीचे 4 है, तो सही बट्टा वाला काम अपना क्या है, थोड़ा सा इजी हो जाए। तो 3 और 4 का लघुत्तम कितना आता है? 12 आता है। यदि दोस्तों मैं कुल धन यदि 12 मान लेता हूं, अब इस 12 का 1/3 निकालोगे कितना आएगा? 4 आएगा। इसका 1/4 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्यों? 12 में 3 का भाग दिया 4 आएगा, 4 का भाग दिया 3 आएगा। तो इसका मतलब पहले वाला धन कितना होगा? यदि 4 होगा 12 में से, तो दूसरे वाला धन कितना हो गया? 3 हो गया। अब शेष धन तो आराम से निकाल सकते हो ना, कि 4 और 3 7 रुपए आ गए, 12 में से 7 गया, कितना बचा? 5 बचा। ये 5 आ गया दोस्तों। अब 4 रुपए धन है, 1 साल का ब्याज 7% के हिसाब से, तो टोटल ब्याज कितना हो गया? 7 चौक 28% हो गया, ठीक है। 3 गुणा 8, 8 3 24% हो गया ब्याज, और 5 गुणा 10 यानी 10 पंजो 50% हो गया, ठीक है ना। ये 50% ब्याज हो गया टोटल। तो जोड़ो 50 20 70 20 90 8 98 और 4 कितना? 8 4 12, 102% हो गया। और 102% की वैल्यू, 102% की वैल्यू 561 है। तो 1% की वैल्यू कितनी? 561 के बट्टा में लगा दो 102। 100% की वैल्यू निकालनी है तो गुणा में लगा दो कितना? 561 के बट्टा में 102 गुणा में लगा दो 100। अभी बात पूरी नहीं हुई है, आप लोग थोड़ा सा सब्र रखो। ये 2 से कट जाएगा कितनी बार? 102, 51 दूना 102, और ये कट जाएगा 50 बार। और शायद ये 51 के पड़े से कट रहा है, देखो 51 51 5 बचा तो 1 51 हो गया, तो 51 से ये कट गया 11 बार। जब आप इसको सरल करोगे तो 11 पंजो 55, 550 रुपए है। आपको सर इतना ही कैसे आया? 550 रुपए है, 561 तो ब्याज ही बन गया, इतना थोड़ी है। यहाँ पर जो धन है वो कितना होगा? तो धन आप सोचोगे सर 100% होगा, 100% ही आंसर है। लेकिन एक बार सोचो, 100% का मतलब क्या होता है? 1 होता है। क्यों? 100/100 1 ही होता ना। जब 1 की वैल्यू 550 आई है, हमें किसकी निकालनी है? हमें तो इसकी निकालनी है, किसकी? 12 की, क्योंकि धन हमने 1 नहीं माना था, 12 माना था। जब 1 की वैल्यू 550 है तो 12 की वैल्यू क्या होगी? वो 12 की वैल्यू हमें निकालनी है दोस्तों। ये 12 माना था हमने धन, ये गलती भी मत कर देना, नहीं तो ऑप्शन नहीं मिलेगा।
1 की वैल्यू 550, तो 12 की वैल्यू 12 गुणा 550 आएगी। तो 12 पंजो 60, 12 पंजो 60, 6 66 और आगे 0, 6600 रुपए क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? हो गया आसान? मजा आ गया? बस तो दोस्तों यही है और कुछ भी नहीं है साधारण ब्याज। एक सवाल ये है, ए और बी ने 2.5 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर, अब दर का पता नहीं है, 3000 रुपए और 3200 रुपए उधार लिए। यदि बी ने ए की तुलना में 40 रुपए अधिक ब्याज दिया, बी ने ए की तुलना में 40 रुपए अधिक ब्याज दिया, तो ब्याज दर ज्ञात करो। ये एसएससी, सीएपीएफ एसआई, सीआईएसएफ एएसआई और दिल्ली पुलिस एसआई में आया हुआ है 2015 में। 2.5 वर्ष के लिए समान ब्याज दर थी, दर तो सेम थी, और धन अलग अलग हैं, समय सेम है, लेकिन बी ने जो ए की तुलना में ब्याज दिया ना वो 40 रुपए ज्यादा था। तो देखिए इतना आसानी से कर देंगे इस सवाल को। तीन 3200 2.5 साल। आ जाओ, लास्ट सवाल है साधारण ब्याज का। देखो 3000 रुपए हैं वो 2.5 साल के लिए दिए गए और 3200 रुपए भी 2.5 साल के लिए दिए गए। ठीक है, दर दोनों की सेम है, R% है, यहाँ भी R% है। R% का मतलब R/100, यहाँ भी R/100। ये तो ब्याज हो गया ए का और ये ब्याज हो गया बी का। ठीक है, और ये जो ब्याज आया देखो कितना आया, 2.5 का मतलब 5/2 आ गया, और यहाँ भी 5/2 कर दो, काट पीट करो, 2 0 से 2 0 कट गए, 2 से आपका 30 कट गया 15 बार, तो 15 5 75 R हो जाएगा। ये 75 R रुपए ब्याज तो बना ए का। 2 0 से 2 0, 2 से कट गया 16 बार, 16 पंजो 80 R, 80 R रुपए बना बी का ब्याज। अब देखो इसका ब्याज था 75 R, इसका ब्याज है 80 R। अंतर कितना आया, या फिर बी को ए की तुलना में कितना ज्यादा देना पड़ा, तो आप कहोगे सर 75 R से 80 R कितना ज्यादा है, ये 5 R ज्यादा है। 5 R ज्यादा है या अधिक है, या फिर इसका इससे कम है, या दोनों का अंतर कह सकते हो। ठीक है ना, 5 R। लेकिन अगला कह रहा है कि 40 रुपए का अंतर आ रहा है, मतलब बी है ना वो ए से 40 रुपए ज्यादा मतलब चुकाता है। तो 5 R की वैल्यू 40 है, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से 40 कट गया 8 बार, तो R बराबर आ जाएगा 8%। अरे अब कहां रह गए सवाल, है किसी की दिक्कत? ये सवाल YouTube पे धूम मचाएंगे। दोस्तों एक सवाल और मन में आ रहा है, लास्ट सवाल था, बता दूं क्या? एक देखो कुल ब्याज दिया होता है,
क्या दिया होता है? कुल ब्याज। तो यहां पर मैं सवाल लेता हूं, ₹10,000 की राशि, ये सवाल मुझे थोड़ा सा मिला नहीं था इसलिए मैंने याद करना पड़ेगा। ₹10,000 की राशि को दो भागों में बांटकर पहले भाग को 5% व दूसरे को 4% की दर से, की वार्षिक दर कर देना भाई, वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए उधार दी जाए तो कुल ब्याज यहां पर कुल ब्याज ₹920 प्राप्त होता है। तो आपको पूछ लिया कि पहला धन बताइए, दूसरा धन बताइए, ये सवाल बन गया, पहला धन और दूसरा धन बताइए। एक तो देखो बराबर ब्याज प्राप्त हो रहा था और यहां पर कुल ब्याज वाला प्रश्न है। अब इस सवाल को करेंगे कैसे, बिल्कुल ध्यान से समझना। यहां पर 2 तरीके होते हैं करने के। पहला तरीका तो ये है कि ₹10,000 हैं जिनको 2 भागों में बांटा। अब पी क्यू मानने से काम नहीं चलेगा क्योंकि दोनों बराबर नहीं है यहाँ पर ब्याज। इसको यदि मैं x मानता हूं या मान लो p मान लेता हूं तो ये कितना होता है, 10,000 माइनस p होता है, ठीक है। और इसका कितना % ब्याज बन जाएगा, 5% की दर से 2 साल का ब्याज, तो 10% ब्याज बन जाएगा। वहीं पे इसका जो ब्याज बनेगा वो 4% की दर से 2 साल का यानी 8% ब्याज बन जाएगा। और पहला ब्याज और दूसरे ब्याज दोनों ब्याजों को जोड़ें तो बराबर जोड़ कितना आना चाहिए, 920 आना चाहिए। ये सौदा है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसको सरल करेंगे तो ये देखो 10/100 का ये हो जाएगा 10/100 एंड 0 से 0 कट गया, मत काटो इसको, 10/100 ही रहने दो और ये बट्टा में 100 लगा दो। जब आप सरल करोगे तो देखो नीचे तो 100 ही आ जाएगा लघुत्तम, इसके नीचे 100 है, इसके भी 100। पी को 10 से गुणा किया 10p प्लस 8 को इससे गुणा किया तो 80,000 हो गया, माइनस 8 को p से किया तो 8p आ गया, बराबर आ गया 920। बट्टा वाला 100 हटेगा, गुणा में जाएगा, 2 0 चल जाएंगे। अब 10p में से 8p गया, कितना बचा 2p, बराबर ये 80,000 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो 92 में से 80 गया, 12,000 आ गया, ठीक है। 2 से 12 कट गया 6 बार, यानी ये 6,000 रुपए का धन आ गया। पहले वाला धन हमने p माना था, p की वैल्यू 6,000 आ गई, तो दूसरा कितना आ जाएगा 4,000। एक तरीका तो ये है। अब बताओ इससे छोटा भी बताऊं क्या, बिना p माने, बताना है या नहीं। बिना p माने, बिना XYZ माने, इतनी कैलकुलेशन नहीं करे, लो तो फिर देख ही लो। लास्ट स्टेप है साधारण ब्याज की,
किस्त वाले प्रश्न मैंने करवाई दिए हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की दोनों एक साथ। ये लास्ट सवाल था, लास्ट स्टेप थी। देखिए दोस्तों, 10,000 रुपए की राशि को दो भागों में बांटा है, ठीक है, दो भागों में बांटा, फर्स्ट भाग और सेकंड भाग। फर्स्ट भाग के लिए आप देखेंगे तो दर 5% है, समय 2 साल है। दर और समय को गुणा करो, यानी 5 दूना 10% ब्याज हो जाएगा। दूसरे साल के लिए, दूसरी राशि के लिए 4% की दर है, 2 साल है, समय दोनों का सेम है, तो 4 दूना 8% ब्याज हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, ये 10% है, ये 8% है। इस 10% को मैं दो टुकड़ों में तोड़ सकता हूं क्या? मैं इसको लिख सकता हूं 8% प्लस 2%, लिख सकता हूं क्या? क्योंकि 8 और 2 10 ही तो बनेगा। अब एक बार आप सोचो कि 10,000 रुपए की राशि है, चाहे उसको 6,000 4,000 में बांटे, चाहे 5,000 5,000 में बांटे, चाहे 2,000 8,000 में, किसी में भी बांटे, तो 8% ब्याज तो है ना। चाहे तो आप 10,000 रुपए का 8% ब्याज निकाल दो, और चाहे आप 6,000 का 8% अलग निकालो, 4,000 का 8% अलग निकाल दो, दोनों को जोड़ के वो दोनों बराबर आएंगे। एक मिनट, तो देखो यहां पर सीधी सी बात है कि 10,000 का आप 8% ब्याज निकाल लो। 10,000 का 8% तो ब्याज है ना, वो रहेगा ही रहेगा। 2 जीरो से 2 जीरो घटे, यानी ये कितना आ गया? 800 रुपए आ गया। 800 रुपए तो ब्याज हो गया, मतलब नॉर्मली, चाहे वो 6,000 4,000 में बटे, चाहे किसी में भी बटे, तो आप 6,000 का 8% अलग करके और 4,000 का 8% अलग करके उन दोनों को जोड़ोगे तो भी जोड़ कितना आएगा? 800। देख सकते हो आप, जैसे मान लो पहली राशि 6,000 है, उसका 8% निकालो, ये हो गया 8 6 48 480। दूसरी राशि 4,000 है, उसका 8% निकालो, दो कट गए, 8 चौक 32, यानी 320 आ गए। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? ये 800 रुपए आएगा, ठीक है ना। अब ये 800 आ गया यार, 800 रुपए आ गया। 800 तो होना ही होना। अब लेकिन अपने को ब्याज कितना दे रखा? 920 रुपए दे रखा है। तो ये 920 रुपए क्यों बना? क्योंकि यहां पर देखो थोड़ा सा ब्याज ज्यादा है, ये 2% है ना। एक्स्ट्रा ब्याज कितना आ रहा है? यहाँ पर एक्स्ट्रा ब्याज है वो कितना आ रहा है? देखो 800 रुपए तो होने 920 रुपए आ रहे हैं, मतलब 920 में से ये 800 घटा दो, कितना ज्यादा है? ये 120 रुपए ज्यादा है। तो ये 120 एक्स्ट्रा क्यों आए? ये इसलिए आए क्योंकि यहां पर देखो जो पहले वाली राशि है ना, उस पे 2% ब्याज एक्स्ट्रा है, और ये 2% की वैल्यू जो एक्स्ट्रा में है वो 120 होगी। जब 2% की वैल्यू 120 है मेरे दोस्त, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1% की वैल्यू आ जाएगी 60, और 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100% की वैल्यू आ जाएगी 6,000। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाला जो धन है, पहले वाला धन वो कितना आ गया है? 6,000 आ गया है। पहले वाला धन 6,000 आ गया है। अब दूसरे वाले के लिए और कुछ मत करना, ये डायरेक्ट आ जाएगा कि 10,000 टोटल था, तो दूसरा वाला कितना हो गया? 10 में से ये 6 माइनस कर दो मेरे दोस्त, 4,000 आ जाएगा। इससे धांसू तरीका आपको इस सवाल का नहीं मिलेगा, पूरी यूट्यूब पे छान मारना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जो स्टूडेंट्स मेरी क्लास यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। साधारण ब्याज मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आपको शायद कवर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7232837389 पर व्हाट्सएप करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। और लाइव क्लास में जुड़ने के लिए टीचमिंट ऐप डाउनलोड करें, और क्लासरूम आईडी है 70 68 99 801। धन्यवाद।